आज मैं जा रहा हूँ नेपाल। मुझे तो अभी से ही नेपाल वाली फीलिंग आने लगी है। वैसे आप इनको यूपीआई से पैसे भेज के और एक्सचेंज मत कराना। हालांकि मेरा किसी ने भी कोई भी पेपर चेक नहीं किया है और मैं बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ अभी शंकराचार्य गेट पर। यहाँ पे बस वगैरह के टिकट को लेके काफ़ी धांधली चल रही है। आपके पास इंडियन आधार कार्ड से सिम कार्ड मिल जाएगा। जैसे ही सुमो स्टॉप पर पहुंची, कई लोग तेजी से बाइक से आकर गाड़ी के पास रुके। उनको देखकर मैं डर गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पांडे और आज एक नए दिन के साथ एक नया सफ़र स्टार्ट हो रहा है मेरा। आज मैं अपने लाइफ का फर्स्ट ऑन ब्लॉग इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाला हूं। आज मैं जा रहा हूं नेपाल, जो कि इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं वहां घूमने के लिए। तो फ़िलहाल मैं खड़ा हूं सोनपुर स्टेशन पे और यहाँ से मुझे एक ट्रेन पकड़नी है जो कि मुजफ्फरपुर मुझे छोड़ेगी और मुजफ्फरपुर से मैं एक ट्रेन पकड़ूँगा जो कि मुझे रक्सौल तक छोड़ेगी और फिर वहाँ से मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि कैसे जाना है और क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं रक्सौल से ही बॉर्डर क्रॉस क्यों कर रहा हूँ, तो आपको बता दूँ कि काठमांडू रक्सौल बॉर्डर से सबसे ज़्यादा नज़दीक है और अगर दूरी कम हो तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम ही लगेगा। वैसे अगर आप इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से आ रहे हो या फिर आपको पोखरा पहले जाना है तो आप सोनौली बॉर्डर से नेपाल में एंटर कर सकते हो। सोनौली से पोखरा की दूरी सबसे कम है। एक बार आप नेपाल पहुंच जाते हो तो काठमांडू से पोखरा या पोखरा से काठमांडू ट्रैवल कर सकते हो और नज़दीकी बॉर्डर से वापस इंडिया आ सकते हो। इस तरह से आप बहुत सारे पैसे सेव कर पाओगे, क्योंकि मैंने सुना है नेपाल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ख़राब है। इन खूबसूरत गांवों को और इनके वातावरण को देखते और महसूस करते हुए मैं नेपाल की तरफ बढ़ रहा हूं। और अब मैं पहुंच चुका हूं मुजफ्फरपुर। अब यहां से मुझे एक टिकट लेना है रक्सौल का और फिर मैं रक्सौल के लिए रवाना हो जाऊंगा। ये आ चुकी है मुजफ्फरपुर टू रक्सौल की मेमू और अब मैं जा रहा हूं मेमू में बैठने के लिए। सुबह में मैंने करीब 7 बजे सोनपुर से जो ट्रेन ली थी, अभी मैं दोपहर के 12:30 बजे रक्सौल पहुंच चुका हूं। यहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी है बॉर्डर की। यहां से हो सकता है मैं पैदल चला जाऊं या कोई ट्रांसपोर्ट मिले तो ट्रांसपोर्ट से चला जाऊं। तो बहुत ही अच्छी रही जर्नी और यहां तक का जो भी चार्जेस लगा है वो है सिर्फ 70 रुपीज़ ओनली। तो रक्सौल जंक्शन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। इसका स्ट्रक्चर नेपाली आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है। मुझे तो अभी से ही नेपाल वाली फीलिंग आने लगी है। उस साइड में टॉयलेट है तो मैं सबसे पहले वहाँ पे जाके फ्रेश होता हूँ, फिर निकलते हैं बॉर्डर के लिए। ये है रेलवे फाटक। इसके आसपास में आपको बहुत सी छोटी छोटी दुकानें दिख जाएंगी जो कि इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में एक्सचेंज करते हैं। यहाँ तक मैं पैदल ही आ गया, लेकिन अगर आपके पास लगेज बहुत ज़्यादा है तो स्टेशन से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा जो कि 10 रुपये में आपको फाटक तक छोड़ देगा। फिर आपको यहाँ से बीरगंज की गाड़ियाँ मिल जाएंगी। ये भाई साहब पैसे एक्सचेंज करते हैं। इनका दुकान इसी फाटक के पास है। ये 1 इंडियन रुपए का 1.6 नेपाली रुपए दे रहे हैं, तो ये रेट मुझे सही लगा तो मैंने ले लिया। वैसे आप इनको यूपीआई से पैसे भेज के और एक्सचेंज मत कराना, वरना ये फ़ोनपे का कमीशन भी मांग लेंगे। तो सबसे अच्छा एटीएम से पैसे निकालो और आकर एक्सचेंज करो। 24 बोले थे ना भाई, 24 बोले थे, 24 बोले थे। फ़ोनपे का कमीशन काटेंगे तो नहीं काटेंगे? ये देखिए अभी कर दिया आप बात। फाटक पे आपको बहुत सारी ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा मिल जाएंगी जो कि आपको बीरगंज बस पार्क तक छोड़ देंगी और ये आपको चार्ज करेंगी नेपाली 30 रुपये।
पर मैं बॉर्डर पैदल ही क्रॉस करना चाहता हूँ, फिर मैं बीरगंज के लिए ऑटो या ई रिक्शा ले लूँगा। जो भी देश लैंड से जुड़े हुए हैं उनके बॉर्डर पे एक ऐसा जगह होता है जिसपे दोनों में से किसी का भी हक नहीं होता। तो मैं फिलहाल अभी उसी एरिया में हूँ। तो इंडिया का जो बॉर्डर साइड है वहाँ पे साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि यहाँ वीडियो बनाना मना है, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। हालांकि मेरा किसी ने भी कोई भी पेपर चेक नहीं किया है और मैं बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ। ये जो एरिया है काफ़ी पोल्यूटेड है और दूर वहाँ पे आपको शंकराचार्य गेट दिख रहा होगा। बस उस गेट के उस पार नेपाल और इस पार इंडिया। मैं पहुंच चुका हूं अभी शंकराचार्य गेट पर। अभी तक मेरे से कोई पूछताछ नहीं किया गया है, कोई डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं किया गया है। यहाँ पे पुलिस वाले घूम रहे हैं। वहाँ पे एक ऑटो को रोका था, पर किस वजह से रोका था वो पता नहीं चला। मैंने ये गेट क्रॉस कर लिया है और मेरे फ़ोन का जो सिग्नल है उसमें सिर्फ एक नेटवर्क रह गया है। तो शायद अब मेरा फ़ोन का जो नेटवर्क है वो ख़त्म हो जाएगा और फाइनली मैं नेपाल में एंटर कर चुका हूँ। शंकराचार्य गेट से बीरगंज बस पार्क बहुत ही दूर है, इसलिए मैंने यहाँ से एक ऑटो रिक्शा ले लिया है जो कि मुझे चार्ज कर रहा है 30 नेपाली रुपये। शंकराचार्य गेट के 100-200 मीटर बाद ऐसे छोटे छोटे 1-2 चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहाँ पे गाड़ियों की चेकिंग की जाती है। तो बॉर्डर पे तो नहीं, पर बॉर्डर के बाद जब आप अंदर आ जाते हो तो थोड़ी बहुत चेकिंग तो ज़रूर हो रही है। पर यहाँ पे भी आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जा रहा। मैं बीरगंज बस पार्क चौक पहुँच चुका हूँ। यहाँ से काठमांडू के लिए बसेस और जीप्स दोनों मिल जाती हैं। फ़िलहाल मैं आसपास घूमकर थोड़ा एरिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ पे बस वगैरह के टिकट को लेके काफ़ी धांधली चल रही है। मैं अभी जैसे ही ऑटो से उतरा था, मुझे कुछ 2 लोगों ने पकड़ लिया और ज़बरदस्ती टिकट बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने 1000 नेपाली पैसे बोले उन्होंने। तो मैंने सोचा कि बाहर निकल के थोड़ा और बसों का और सूमो वगैरह का प्राइस निकाला जाए ताकि पता चले कि भाई ये ज़्यादा तो नहीं चार्ज कर रहे हैं। ये है सूरज टाइम्स सेंटर और यहाँ पे आपको आधार कार्ड पे सिम कार्ड मिलता है। यही बोर्ड मैंने देखकर यहाँ पे आया था। यहाँ पे भैया हैं, इनके पास मिल जाएगा आपको सिम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज है। आपके पास इंडियन आधार कार्ड से सिम कार्ड मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। और कोई डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए? नहीं, सिम आधार कार्ड दीजिए हो जाए। ठीक है। तो ये भैया मुझे मिल गए हैं यहाँ पे। ये टाटा सूमो जो कि काठमांडू जाती है उसका 850 नेपाली रुपए चार्ज कर रहे हैं पर पर्सन। बीरगंज से काठमांडू जाने में सूमो को 8 घंटे लगते हैं और बसेस चार्ज करती हैं 1000 नेपाली रुपए और उनको काठमांडू पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं। बस से ट्रैवल करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि वह सिर्फ रात में ही चलती हैं और सूमो से ट्रैवल करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि सूमो दोपहर 3 बजे के बाद नहीं चलती। अभी बज रहे हैं रात के 11 और फाइनली बहुत सारे पहाड़ों से गुजरने के बाद अब कुछ शहर जैसा फील होने लगा है। बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखने लगी हैं। लगता है मैं काठमांडू पहुंचने वाला हूं। जैसे ही सुमो स्टॉप पर पहुंची, कई लोग तेजी से बाइक से आकर गाड़ी के पास रुके। उनको देखकर मैं डर गया। बाद में मुझे पता चला यहाँ पे बाइक टैक्सी चलती है, जैसे इंडिया में रैपिडो चलता है। तो मैंने भी हॉस्टल के लिए एक बाइक बुक कर लिया क्योंकि सुमो स्टॉप से मेरे हॉस्टल की दूरी 2 किलोमीटर के आसपास थी। थोड़ा बहुत बार्गेन करने के बाद मैंने इन्हें 200 नेपाली रुपए में वहाँ तक छोड़ने के लिए मना लिया। हालांकि रात का समय था इसलिए मुझे 200 रुपए देने पड़े, अदरवाइज मैं 100 रुपए में भी पहुँच सकता था। और ये है ट्रेकर्स हॉस्टल जो कि थामेल में है और आज मैं यहीं रुकने वाला हूँ। ट्रेकर्स हॉस्टल अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। मुझे फर्स्ट फ्लोर पे 6 बेड्स का डॉर्मेट्री मिला है और ये कुछ बाहर का एरिया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। डॉर्मेट्री के गेट के बाहर एक लॉक लगा हुआ है जिसमें आप पासवर्ड डाल के ही अंदर जा सकते हो। यहाँ के बेड्स बहुत ही आरामदायक और क्लीन हैं। यहाँ का इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत है। बेड के साथ आपको एक लॉकर भी दिया जाता है। यहाँ के वॉशरूम्स भी काफ़ी क्लीन हैं और स्पेसियस हैं। तो वह लोग फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ नेपाल
और मैंने अपने हॉस्टल में चेक इन भी कर लिया है। यहाँ पे व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, कोई किसी बात का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो आप लोगों को मैं अभी कुछ अपडेट दूंगा नहीं, मैं बस रेस्ट करूँगा। मॉर्निंग में बात करेंगे सारी डिटेल्स। गुड नाइट।